कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने चैप्टर 2 के अंदर एसिड्स जो है वो डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और सम केमिकल रिएक्शंस जो है हमने डिस्कस कर ली थी। बेस हमने डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस कर ली थी। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो उसके लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स जो है वो डिस्कस किए थे, लाइक लिटमस पेपर हमने डिस्कस किया था, मेथाइल ऑरेंज, फिनोप्थैलीन और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो केमिकल है, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। उसके बाद अगर हमें ये चीज मेजर करनी हो कि हमारे पास जो सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसकी एसिडिक नेचर है कितनी, कितना हाई पावर का एसिड है, कितना वीक पावर का एसिड है, कितनी हाई पावर का बेस है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल मीनिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी का मीनिंग पावर ऑफ, एच मीनिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। क्यों? क्योंकि हमें पता है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल एसिड्स, H प्लस आयंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेस के अंदर, OH नेगेटिव आयंस। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक मेजरमेंटिंग स्केल है, जैसे कोई भी चीज हम मेजर करते हैं, हमारे पास जो नॉर्मल स्केल आता है आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर तक का स्केल आता है, सेम ऐसा ही हमारे पास ये स्केल है। इसकी जो रीडिंग है वो होगी 0 to 14। ठीक है, और 0 to 14 का जो मिड बनता है वो बनता है 7। तो ये हमारे पास एक पीएच स्केल है। अब इस पीएच स्केल में क्या होगा कि जो भी रीडिंग 7 के बिलो होगी वो होगा एसिड, और जो भी रीडिंग 7 के अबव होगी वो होगा बेस, और जो रीडिंग 7 पर आएगी और 7 होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग डिस्टिल वाटर, जो अपने बिल्कुल प्योर फिल्टर पानी होता है हॉस्पिटल्स के अंदर वो इंजेक्शन के अंदर भरते हैं, तो डिस्टिल वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर मिनरल्स भी नहीं होते हैं ना, जो हमारे पीने पर हमारे बॉडी में प्यास तो हमारी एक बार दूर हो सकती है कुछ मिनट के लिए, बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो डिस्टिल वाटर उसको हम बोलते हैं। तो जो डिस्टिल वाटर है या प्लेन वाटर है वो भी न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है, ना तो वो खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है। अब बारी आती है एसिड और बेस की। ठीक है, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर करेगी रीडिंग पर। जैसे जैसे हम 7 के बिलो आएंगे ना वैसे वैसे ही मेजर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब यहां पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की रीडिंग होगी बेटा 0 या 1, वो स्ट्रॉन्ग है, और जो वीक एसिड होगा उसकी रीडिंग होगी या तो 6 मान लें या 6.9। जैसे ही हम 7 से बिलो रीडिंग पर आ रहे हैं तो उसकी जो एसिडिक नेचर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जैसे ही हम 7 के अबव जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम चलेंगे 8 9 10 11 12 13, तो अबव जा रहे हैं, अबव जाने पर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी रीडिंग आएगी 14, और जो वीक बेस है उसकी रीडिंग आएगी 7.1 या 8। अगर हम 7 से अप जाएंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा, अगर हम 7 से डाउन जाएंगे तो वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी बिलो 7, और अबव 7 क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये है हमारे पास एक पीएच स्केल। पीएच स्केल में जैसे इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं ना, जैसे 1 की रीडिंग पर अलग कलर है, 2 की रीडिंग पर अलग कलर है, तो कलर के अकॉर्डिंग जज करते हैं। मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है पीएच स्केल। उसके बाद ऐसे कुछ बुक्स के अंदर आप ऐसे भी दिया हुआ है, गिवन ऐसे भी इस तरीके से, इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट का मीनिंग, अब ये जो जितना भी ज्यादा रेड पार्ट है, देखो 1 पर रेड पार्ट ज्यादा है, फिर धीरे 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 जो रेड पार्ट है वो कम हो रहा है, मीनिंग जो एसिड है वो कम हो रहा है, और यहाँ एसिड क्या है, ज्यादा। सेम यहाँ पर बेस क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर बेस क्या है, कम। इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हो। अभी आपके लिए होमवर्क है, बुक के अंदर जो टेबल दे रखा है, ठीक है, जो
एसिड है, ठीक है, किसकी रीडिंग कितनी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे टोमेटो के अंदर भी एसिड होता है, ठीक है, जिसको अपने टमाटर बोलते हैं, और ऑरेंज के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है, उनकी पीएच की रीडिंग कितनी होगी, कितने वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे, तो आप बुक से देख के कर सकते हैं, फील हो जाएगा। उसके बाद हमने पीएच स्केल देख लिया। पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, मीनिंग जो एसिड और बेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है ना, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। बट इसकी हमारी डेली लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, डेली लाइफ के अंदर ये कहां काम आता है हमारे पास, पीएच स्केल। पीएच स्केल डेली लाइफ में बेटा फर्स्टली हमारे काम आता है इंडाइजेशन में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आफ्टर ओवर ईटिंग अगर हम स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेंगे तो हमें चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। मीनिंग हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका लेवल इंक्रीज हो गया, एसिड इंक्रीज हो गया। तो अगर हमें उस एसिड को न्यूट्रल करना है, बराबर करना है जितना होना चाहिए, तो हमें बाहर से बेस लेना पड़ेगा। बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, बेकिंग पाउडर लेते हैं। तो वो बेकिंग पाउडर क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें रिलीफ होता है, जिसको हम इनो भी बोल सकते हैं। सेकंड इसका यूज होता है टूथ डीके। ये हमें टूथ डीके से प्रिवेंट करती है। अब ये टूथ डीके से प्रिवेंट कैसे करती है, देखिए, रात को हमने खाना खाया, खाना खा के हम सो गए, हमने ब्रश नहीं किया, अब क्या होगा, हमारे जो टूथ्स हैं, दांत हैं, उनके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो अंदर स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब रात भर हम सो गए, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, हम रात को ना तो बोले, ना हमने मुंह हिलाया, ना चुपचाप लेटे हुए हैं, उस कंडीशन में माउथ के अंदर के जो जर्म्स हैं वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि फूड पार्टिकल्स हैं, वो अपनी पार्टी एंजॉय करेंगे उस फूड पार्टिकल्स को खा के। तो वो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और धीरे 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 वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जब तक सुबह होगी, हम उठेंगे, उठते ही हमारे जो माउथ का पीएच है वो हो जाता है बिलो 5.5। जो पीएच नॉर्मल हमारे सलाइवा का 7 या 7.1 माना जाता है, तो वो रात भर में क्या हो गया, जम्स के कारण हो गया बिलो 5.5, जिससे सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा जो माउथ है वो हमें कुछ ऐसा सोर सा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट होती है बेसिक नेचर की, तो टूथपेस्ट करने से क्या हो जाता है, जो एसिड है माउथ का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमारा जो माउथ है वो फ्रेश फील करता है ना। तो ये टूथ डीके से भी प्रिवेंट करता है। जो ब्रश नहीं करते उनके दांत सड़ जाते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये सेल्फ डिफेंस में भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई बी स्टंग कर गया ना, कोई बीटल है उसने आपको काट लिया, जब मधुमक्खी है उसने आपको काट लिया, जब मधुमक्खी आपको काटती है तो उसके अंदर एक डंक होता है, जिसको मैंने स्टंग बोलते हैं, तो उस डंक के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। हमारी स्वेलिंग हो जाती है उस पोर्शन पर, मतलब जैसे उसने हमें स्टंग किया, काटा, काटते ही हमारे अंदर उसने रिलीज कर दिया मेथेनोइक एसिड, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, इरिटेशन होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर सिंपल देसी जुगाड़ लगाते हैं, उसके ऊपर या तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं या बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। उससे क्या होगा, वो बेसिक नेचर के हैं, तो जो एसिड है वो बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। या हम क्या करते हैं, जो आयरन, जो हमारे पास लोहा होता है ना, नाइफ है, लोहे को रगड़ देते हैं। अब लोहा क्या हो गया, मेटल, मेटल एयर के कांटेक्ट में, मेटल मोस्टली मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, और हमें पता है मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, और इसने हमारे अंदर क्या रिलीज किया है, एसिड। और जब एसिड बेस के कांटेक्ट में आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो जलन है वो कम फील होगी। तो ये हमने डिस्कस किया पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के अंदर हमने पीएच स्केल देखा, जिसकी रीडिंग इतनी होती है। पीएच स्केल की डेली लाइफ की इंपॉर्टेंस हमने देखी, ये इंडाइजेशन में हेल्प करता है, टूथ डीके से बचाता है, और सेल्फ डिफेंस के अंदर भी हेल्प करता है, बी स्टंग हो जाए उससे भी हमें बचाता है। अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर अपने चलेंगे आगे नेक्स्ट सॉल्ट्स की तरफ। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कि जो सोर सब्सटेंसेस हैं उनको हम ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कॉज फूड पॉइजनिंग व्हिच कैन बी लेथल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। तो जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कौन सी गैस से लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होती है। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस। हमने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था, अगर आपको हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करना है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं। तो बर्निंग कैंडल जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes to burning candle with balanced chemical reaction for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। मतलब एक कंपाउंड है, ठीक है, जो गैस में बर्न हो रही है, सेम जो एसिड है वो रिएक्शन करेगा किसी मेटल के साथ। उसके बाद ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है या नहीं, हम आगे नेक्स्ट सोल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। HCl, HNO3 एक्सेट्रा show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show। मैंने आपको पहले बोला था कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है वो हाइड्रोजन मतलब H+ आयंस जो है वो रिलीज नहीं करते, इसलिए वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? जो aqueous solution है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? देखिए, जो एसिड है अगर वाटर के अंदर आयोनाइज होगा तो H+ आयन जो है वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयंस, कि जब कोई भी आयंस फ्लो करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो सेम अगर HCl के आयंस बन रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। Why does dry HCl gas not change in color of the dry litmus paper? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। Why does dry HCl gas, कि जो dry HCl गैस है not change the color of the dry litmus paper, not change the color of dry litmus paper। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर दो वर्ड हाईलाइट है। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ठीक है, तो यहां पर एक फैक्ट आता है, एक नोट हम डिस्कस करते हैं। वो नोट क्या है? एसिड डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर in absence of water because in absence of water acid does not release H positive ions। कि कोई भी जो एसिड है वो एब्सेंस ऑफ वाटर के अंदर मतलब वाटर के बिना ड्राई फॉर्म के अंदर कभी भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता, क्योंकि ड्राई फॉर्म में जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज नहीं कर सकेगा। अगर H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं होंगे तो वो एसिडिक नेचर शो नहीं करता। अब यहां पर क्या होता, ड्राई HCl गैस होती चल जाता, बट ये जो लिटमस पेपर है अगर वेट होता, अगर लिटमस पेपर वेट होता उस कंडीशन में चेंज होता लिटमस पेपर में, क्योंकि लिटमस पेपर तो वेट है ना, तो वो क्या करेगा HCl को आयंस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है वेट फॉर्म में। अगर दोनों में से एक कंडीशन में भी वेट यूज होता है तो वेट की कंडीशन में एसिडिक नेचर शो करेगा, बट अगर दोनों ही कंडीशन में ड्राई यूज हो रहा है तो ड्राई फॉर्म में जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है while diluting an acid, why is the recommendation that the acid should added to water not to the acid? अब यहां पर क्या होता है, एक और हम नोट डिस्कस कर रहे हैं। Always advise to pour
acid in water, not water in acid, because acid is highly exothermic nature, it can cause blast. अब क्या होता है देखिए, हमेशा एडवाइस किया जाता है, हमारे पास जैसे दो कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इस लिक्विड के अंदर ये है वाटर और ये है एसिड। अब यहां पर हम ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर एसिड, और यहां हम एसिड के अंदर ऐड कर रहे हैं वाटर। ये नो, ये यस। हम हमेशा एसिड जो है वो वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं, वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? जनरली आपके घरों में कई बार वो सोल्ट वाला वीक एसिड प्रेजेंट होता है, पाइपलाइन साफ करते हैं, उसको अगर आप फ्लोर पे गिराओगे, फर्श पे गिराते हैं, तो वहां से बहुत एक अजीब सी और एक पंजेंट स्मेल आती है, एक गैस निकलती है, जिससे हमारी जो आईज है वो भी बर्न होने लग जाती है। कोई भी एसिड जमीन पे गिरा के देख सकते हैं। जो एसिड है वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक्सोथर्मिक मतलब एसिड बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो देखिए कितनी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। एसिड हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, और अगर हम सडन से उसके अंदर एसिड डालेंगे, मतलब वाटर ऐड करेंगे एसिड के अंदर, एक्सोथर्मिक के अंदर, तो वो फ्लेम मतलब आग लगने की पूरे चांसेस होते हैं। वो एक्सोथर्मिक नेचर का बहुत ज्यादा हीट ऐड रिलीज करेगा। तो हम क्या करते हैं हम वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड जो है वो ऐड करते हैं, जिससे वाटर के अंदर एसिडिक नेचर आनी शुरू हो जाती है और वहां पर ब्लास्ट होने के चांसेस कम होते हैं। हम कभी भी एसिड को वाटर के अंदर ऐड नहीं करते, सॉरी वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं करते, क्योंकि जो एसिड है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, जिससे ब्लास्ट हो सकता है। तो ये दो फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, जैसे H2O प्लस आयंस, ठीक है, या OH आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे वेरी करती है, आपको पता है। अगर H प्लस आयंस ज्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, OH आयंस ज्यादा होंगे तो बेसिक नेचर ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो हमने एसिड, बेस, पीएच, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोल्ट्स। अब जो सोल्ट्स है वो हमें पता है एसिड और बेस की ही फैमिलीज है। अगर हम एसिड से H पॉजिटिव और बेस से OH नेगेटिव को रिलीज कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है उसको हम बोलते हैं सोल्ट्स। अब जो सोल्ट्स जो हम डिस्कस करते हैं, हम टोटल 4 या 5 सोल्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे NaOH। अब NaOH के दो नाम है, देखिए NaOH, NaOH का एक नाम है केमिकल। अब इसका केमिकल नेम क्या है? Na मैंने सोडियम, OH मैंने हाइड्रोक्साइड, तो ये इसका हो गया कॉमन नेम, तो सॉरी केमिकल नेम। एक है इसका कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम से कैसे बुलाएंगे? क्या कॉमन नेम है इसका? कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे होती है। तो देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है कि अगर हम सोल्ट, पानी डाल दिया, सोल्ट सॉल्यूशन, तो ये हो गया सोल्ट सॉल्यूशन। कि अगर हम सोल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या पास करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। तो ये बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? देखो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया। कौन सा लिक्विड है? NaCl सॉल्यूशन। यहां पर हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। जैसे ही हमने यहां पर करंट पास करवाया, करंट पास करवाते ही जो NaCl है वहां पर जो Cl है वो नेगेटिव पॉजिटिव पर, और जो Na वो कहां रहेगा? नेगेटिव। और जो वाटर है वो भी टूट जाएगा। वो वाटर कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव में और OH, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा NaOH, Cl2 और H2O।
और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर मैंने यहां पर क्लोरीन गैस बनी, एल्केलाई मैंने यहां पर बेस बना, तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो ये हो गया सोल्ट हमारा फर्स्ट NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड हम सोल्ट डिस्कस करते हैं CaOCl2। CaOCl2 केमिकल नेम हो गया, Ca मैंने कैल्शियम, O मैंने ऑक्सी, Cl मैंने क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका कॉमन नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, देखिए प्रिपरेशन क्या है, ड्राई Cl2 गैस पास इनटू ड्राई लाइम वाटर। स्टेटमेंट है लाइम वाटर, CaOH2 ड्राई है, कौन सी गैस पास करवाई, क्लोरीन गैस, तो हमारे पास क्या बना CaOCl2 प्लस H2O। तो ये बन गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके बहुत सारे यूज हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं बेटा वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं पेपर को ब्लीच करने में। पेपर को कैसे ब्लीच करते हैं, आपके पास कोई भी एक नोटबुक है, उसका व्हाइट पेज कितना शाइनी है, उस पर पानी गिरा दीजिए, कुछ टाइम बाद वो पेपर रफ हो जाएगा सूखने के बाद। स्टार्टिंग में क्या उसके ऊपर ब्लीच किया जिसके कारण वो स्मूथ और सॉफ्ट है। उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा सोल्ट। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड है NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इधर ही डिस्कस करते हैं, थोड़ा बड़ा भी है। तो 3 नंबर है NaHCO3। अब NaHCO3 केमिकल नेम क्या हो गया, Na मैंने सोडियम, H मैंने बाई, CO3 मैंने कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। कॉमन नेम हो गया इसका बेकिंग सोडा, या आपने बोल सकते हैं एंट एसिड। एंट एसिड का मतलब जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करे, तो ये एक बेसिक नेचर का होता है, बहुत सारी कंडीशन में इसको एज ए एंटासिड यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एंटासिड कौन सा होता है, एंटासिड होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब प्रिपरेशन कैसे होती है बेकिंग सोडा की, आपको याद रखनी है। ये तो हो गया सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन में पास करवानी है CO2 और अमोनिया, तो हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, ये बन गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है, बेकिंग सोडा का यूज होता है बेटा फास्ट कुकिंग करने में, इससे जो कुकिंग है वो फास्ट होती है। सेकंड, इसका यूज होता है क्रिस्पी पकोड़ास बनाने में, हमारे घर में जो पकोड़े बनते हैं वो क्रिस्पी बेकिंग सोडा से बनते हैं। थर्ड, ये क्या करता है, केक को फ्लफी बनाता है, ठीक है। केक को फ्लफी बनाने के लिए केक बनाते हैं, उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो केक को फ्लफी बनाता है। अब क्या होगा, अब यहां पर एक डिस्कस करना है, व्हाट विल हैपन आफ्टर हीटिंग बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहां पर बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो जैसे ही हम बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीटिंग पर क्या रिएक्शन हो। अब एक यहां पर और क्वेश्चन बनता है कि हमने डिस्कस किया बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा से अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो क्या होता है, एक्चुअली में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम टार्ट्रिक एसिड या कोई भी एसिड को हमने H+ आयन लिख दिया, तो H+ आयंस करने पर जो बेकिंग सोडा है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर के अंदर।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आ गया फोर्थ हम यूज करते हैं Na2CO3.10H2O। तो इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। और इसका केमिकल नेम सभी को पता है, सोडियम कार्बोनेट। इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा इजी है। Na2CO3 के अंदर 10 गिलास पानी ऐड कर दो तो ये बन गया Na2CO3.10H2O। अब वॉशिंग सोडा का क्या यूज होता है, इसके यूज देखिए। सबसे पहले जो वॉशिंग सोडा है कपड़े धोने के काम आता है वॉशिंग सोडा मेनली। उसके बाद वॉशिंग सोडा का जो डिस्कवरी है वो कैसे और क्यों हुई थी। वॉशिंग सोडा देखिए दो तरीके का पानी होता है, एक नहर का पानी मतलब जो बारिश वाला पानी होता है, एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल का पानी होता है। जो ग्राउंड लेवल का पानी है ना वो हार्ड होता है, पीने के अंदर उसका जो टेस्ट है वो सोल्टी होता है। तो उसके अंदर अगर हम कपड़े धोएंगे या हमारा सिर भी धोएंगे तो उससे जो साबुन है वो चिपक जाता है, ठीक है, उसमें घुल नहीं पाता। तो उसमें घुलने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया गया ताकि हम कपड़े इजीली धो सकें। तो जो वॉशिंग सोडा है वो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर कर देता है, मतलब ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम आता है, मेन यूज है इसका। उसके बाद अगर हमारे पास जो वॉशिंग सोडा है अगर हम इसको धूप में रखेंगे, घर में अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखने पर क्या होता है, इसका जो वाटर है वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है, मीनिंग एक एक मॉलिक्यूल करके जो वाटर है इसका वो रिमूव हो जाता है यहां से। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज करते हैं फिफ्थ CaSO4.12H2O। इसको बोलते हैं बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट और Na2CO3.10H2O, यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसे सोल्ट्स का नाम लिखिए जो हाइड्रेटेड का मतलब जिनके अंदर वाटर है। तो दो सोल्ट हैं, वॉशिंग सोडा और पीओपी, जिनके अंदर वाटर है। तो दोनों में से आप कोई भी सोल्ट लिख सकते हैं अगर आपको हाइड्रेटेड सोल्ट के बारे में पूछा गया है तो CaSO4 POP है। इसकी प्रिपरेशन देखिए, CaSO4.12H2O plus 1/2H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, strong heat, CaSO4.12H2O plus 1/2H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है जिप्सम, ये है जिप्सम और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर करने में, कोई जॉइंट रिप्लेस हो जाए या टूट जाए उसको रिप्लेस करना है, जोड़ना है उसको, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं प्लास्टर लगाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बेटा एक पेरिस का सीमेंट। हमारे घरों में दीवारों पर जो सीमेंट लगता है, क्या होगा, सीमेंट को अगर पानी में डालेंगे तो सीमेंट हार्ड हो जाएगा। तो सीमेंट को अगर हमने पानी में डाला तो सीमेंट हार्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम इज ए हार्ड सब्सटेंस। अगर हमें वापस जिप्सम से पीओपी बनानी है तो हम जिप्सम को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे जिससे पीओपी बनेगी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पीओपी को कभी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आने दें, और पीओपी की जो पैकिंग होती है वो एक मॉइस्चर प्रूफ या एक प्लास्टिक की थैली के अंदर होती है। अब पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर क्यों किया जाता है, अगर पीओपी वाटर के कांटेक्ट में आएगी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा जिप्सम, इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में यूज किया जाता है। जिप्सम हमारे किसी काम का नहीं है, जिप्सम एक पत्थर है, एक पत्थर का टुकड़ा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं। तो ये हमने कुछ सोल्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आप इसके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करिए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से डिस्कस करिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी।